नमस्कार मित्रों, इस समय हम हैं श्रावस्ती बलरामपुर। जब बहराइच से ये श्रावस्ती जिला बना तो कोई नहीं कह सकता था कि इतना जल्दी इतना फास्ट डेवलपमेंट होगा श्रावस्ती का। लेकिन जिला बनते ही बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट हुआ। आज शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालय खुल गए, नहीं तो एक विद्यालय नहीं था यहाँ पर। 2017 में जब हमारा यहाँ कवरेज था देख रहे थे कहीं कुछ था ही नहीं, लेकिन इस समय बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट हुआ है। तो एक आचार्य जी हमारे साथ उपस्थित हैं जो आर्य समाज और वेदों का प्रचार प्रसार बहुत ही निस्वार्थ भाव से करते हैं। सेवा की अनूठी मिसाल है। तो आचार्य जी, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक छोटे से संक्षिप्त परिचय के साथ। मैं आचार्य देवव्रत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ मैं, और पिछले लगभग 12 वर्षों से वेद का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। लोगों को सत्य की मार्ग दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो हमारे बिछड़े हुए लोग हैं, मलिन बस्तियों में जो रहते हैं, हरिजन भाई रहते हैं, जिनको कुछ लोग उनको भड़काने का प्रयास करते हैं, तो उनको हम पुनः गले लगाने का प्रयास करते हैं। और समाज में जो कुरीतियाँ विद्यमान हैं, छुआछूत आदि, जात पात, उस पर हम वेद के माध्यम से कठोरता से प्रहार करते हैं। क्योंकि वेद ने हमें संदेश दिया है कि हम सब की जाति मनुष्य है, हम मनुष्य जाति के, तो इसी का हम प्रचार में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेदों का है यह फरमान और मानो मानो एक समान, इसी सिद्धांत पे काम करते हैं आचार्य जी। आचार्य जी, अक्सर हम जब जाते हैं किसी ग्रामीण एरिया में जाते हैं कवरेज में, तो बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर पीने का शुद्ध पानी नहीं है, रहने का बराबर घर नहीं है, उनको आने जाने के रास्ते नहीं है। बहुत से ऐसे गांव भी ग्रामीण अंचल में पड़े हुए हैं। उनके लिए क्या करना चाहेंगे? कुछ करना चाहेंगे उनके लिए? आप सरकार तो ध्यान देती नहीं, उस हिसाब से होना चाहिए उनके लिए। फिर वही है, जागरूकता लानी पड़ेगी। जो लोग जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो उस समय वोट डालने के समय इन बातों का ध्यान रखें कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कर भी रहा है या सिर्फ प्रॉमिस करके, सिर्फ वादा करके छोड़ दे रहा है। खैर, ये तो पॉलिटिकल बातें होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम उन व्यक्तियों में, उन लोगों के भीतर जाकर के चेतना का प्रकाश कर सकते हैं, कि चेतना को जागृत कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनको स्वयं के विषय में, अपने परिवार के विषय में, देश क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, इससे जोड़ सकते हैं, इसके विषय में सही जानकारी दे सकते हैं। और जो समाज में अंधकार विद्यमान है, अंधविश्वास विद्यमान है, उनको हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इसने हमारी पैरों को जकड़ रखा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने इसलिए की थी कि लोग इन अंधविश्वासों से बाहर निकले, सत्य के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने जो मनुष्य जीवन है उसको सार्थक करें। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, अक्सर जब कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिविर होता है, जो भी होता है, तो उस पर धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के कुछ होता नहीं है जी। तो आज के डेट में आर्य समाज की एक सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ रही है। हमने जो भी सर्वे किया है मोस्टली, कि जो पुराने लोग हैं वो अपने पद से हटते नहीं, नए बच्चों को आने नहीं देते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? अभी 80 साल के पड़े हुए, प्रधान पड़े हुए, अब वो बच्चे हैं, हम लाओ कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया करने नहीं देते, वहां से हटते नहीं। जी जी, जबकि फंड है उनके पास पर्याप्त मात्रा में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना तो इसलिए हुई थी कि देश को एक सूत्र में पिरोया जा सके, लोगों को सही मार्गदर्शन किया जा सके। परंतु कालांतर में कुछ स्वार्थी लोग आर्य समाज में घुसते चले गए, पदाधिकारी बन गए, और वो उन पदों पर जाने के बाद वो हटते नहीं वहाँ से, और जो नए लोग जुड़ना चाहते उनको जुड़ने नहीं देते। ये समस्या तो आ रखी थी। तो इन समस्याओं पर विचार करते हुए कुछ आर्य विद्वानों ने गोष्ठी की, और उसका परिणाम है आर्य महासंघ। आर्य महासंघ की भी स्थापना का उद्देश्य यही है कि आर्य समाज को एक सूत्र में पिरोना,
जो वेद विद्या है उसको जन जन तक पहुंचाना, और जहां तक वेद विद्या पहुंच चुकी है, जो आर्य लोग बन चुके हैं, उनको संगठित करना। बिल्कुल उनको संगठित करना, उसके लिए दो दिवसीय हमारा प्रशिक्षण सत्र चलता है, 18 घंटे का सिलेबस है। तो युवाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को वेद विद्या देना, उन्हें आर्य बनाना और उनको संगठित करना। संगठित करके पुनः आर्य समाज तो बनता है। लोगों ने ये समझ लिया ना, समाज मतलब आर्य समाज मतलब बिल्डिंग, ये भ्रांति फैल गई। जबकि समाज तो बनता मनुष्यों से बनता, समाज है ही मनुष्य के संगठन का नाम। तो एक विचारधारा के लोग, आर्य विद्या को प्राप्त किए हुए लोग, वेद विद्या को प्राप्त किए हुए लोग जब संगठित होते हैं, उसी का नाम आर्य समाज। तो जो आपने जिस समस्या के विषय में बतलाया कि लोग पदों पर जाने के बाद वो उस पद को छोड़ते नहीं और नए लोगों को आने नहीं देते, उसी के समाधान के रूप में आर्य महासंघ की स्थापना की गई है। तो आर्य महासंघ के जो अंडर वर्तमान में लगभग 600 आर्य समाजें चल रही है। वर्तमान में 600 आर्य समाजें पूरे देश में चल रही हैं और पूरे संगठित रूप में चल रही हैं। पहले क्या था, लोगों ने भवन को मान रखा था आर्य समाज, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जिस एरिया में कम से कम तो 7-8 व्यक्ति हर रविवार को इकट्ठे होते हैं, साथ में मिलकर के संध्या करते हैं, साथ में हवन करते हैं और साथ में आधा घंटा स्वाध्याय करते हैं। उसके बाद वहां पर चर्चा करते हैं कि कौन सा हमसे नया व्यक्ति जुड़ा, कौन जो पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है। ऐसा परिचर्चा करके उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसका नाम आर्य समाज। कम से कम 7-8 व्यक्ति हर रविवार को इकट्ठे होते हैं। जैसे मुसलमान देखिए, हर शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, साथ नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही आर्य महासंघ के अंतर्गत जो आर्य समाजें चल रही है, उसमें हर रविवार को कम से कम तो 7 व्यक्ति जरूर इकट्ठा होते हैं। उसी का नाम आर्य समाज है। अधिक से अधिक 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए। तो ऐसी लगभग 600 आर्य समाजें पूरे देश में अभी कार्य कर रही हैं। बिल्कुल। कहते हैं जुड़ना सबसे बड़ी बात होती है, जितना जुड़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जी, है ना जी। बहुत सुंदर बात बताई आपने और बहुत ही अच्छे पॉइंट पर। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, इस चैनल को क्या कहना चाहेंगे और पूरी चैनल? हाँ, और पूरी चैनल को कहने से पहले कि एक प्रश्न और आपने किया था, उस विषय पर मैं आना चाहूँगा। आपने धन के विषय में चर्चा की थी। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैंने वेद के सिद्धांतों को जाना, तो हमें लगा कि इन सिद्धांतों को सबको जानना चाहिए और मैं प्रचार कार्य में जुड़ गया। ना मैंने परिवार की परवाह की, ना धन की परवाह की। तो लगभग 10 वर्षों तक मैंने कार्य किया। तो ये हमें अनुभव हुआ कि धन चाहिए। बिल्कुल। धन के बिना हम जो चाहते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं बाधा आती है उसमें। इसी को लेकर के हमने एक कंपनी की स्थापना की, आर्यावर्त ओवरसीज। तो हमारे एक्सपोर्ट का काम भी चलता है, उसका भी हमने प्रारंभ किया है, कई महीने हो गए हैं। तो एक्सपोर्ट का काम भी चलता रहेगा, उससे धन आएंगे। तो जो हमारा कार्य है, हम दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जाते हैं, तो वो हमारा काम भी अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहेगा, वेद का प्रचार भी होता रहेगा। तो ये धन की कमी वहां से दूर होगी। और आपने कहा ये अवधपुरी चैनल, आज वर्तमान में कॉमेडी के और तरह तरह के शो होते रहते हैं, उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं। लोग धनार्जन के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये अवधपुरी चैनल मात्र धनार्जन के लिए कार्य नहीं करते, ये संस्कृति की रक्षा करेगी। कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार का उद्देश्य था, इसके लिए आज समाज की स्थापना की, तो कहीं ना कहीं ये चैनल उसमें सहयोगी है। ये चैनल एक आशा की किरण है, जिसके माध्यम से देश के विषय में, धर्म के विषय में, यहाँ की संस्कृति के विषय में लोगों को जानकारियां मिल रही है। मैं देख रहा हूँ आप कई दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आयुर्वेद दल का शिविर भी चल रहा है, युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप मुंबई से आए हुए हैं, यहाँ पे कितनी दूर से आए हुए हैं। तो ये आपका पुरुषार्थ है, आपका भी तप है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और अच्छे से संदेशों को ग्रहण करें और अपने परिवार को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके लिए ये 2 शब्द हमारे चैनल की तरफ से है। ओ जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें मेरी, ओ जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें मेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ,
इस समंदर में कभी आपकी भी लहर आएगी, आपकी भी लहर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।